हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6th हम जो यहाँ करेंगे हिंदी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हिंदी के अंतर्गत हमारे समक्ष टॉपिक आया है देवनागरिक लिपि। देखा जाए तो जो बच्चे बीए में पढ़ते हैं उनके लिए देवनागरी लिपि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे इसको अच्छे से कर लेंगे उनको 10 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए अगर हम यहाँ पर देवनागरी लिपि की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है और इस पर विचार करना है। चलिए देखते हैं देवनागरी लिपि में क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है देवनागरिक लिपि। देखा जाए तो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है देवनागरी लिपि। हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है देवनागरी लिपि में सुधार लाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं, इस पर हमने संक्षिप्त प्रकाश डालने हैं, या ये भी हो सकता है कि देवनागरी लिपि के दोषों को दूर करने के लिए किए गए उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, तो इस पर भी प्रकाश डालनी है। देखा जाए देवनागरी लिपि काफ़ी महत्वपूर्ण लिपि है, और ये भी कहा जा सकता है कि सभी लिपियों का ये जन्मदाता लिपि है, क्योंकि सारे लिपि देवनागरी लिपि पे ही आश्रित है। इसका हमने एनालाइज भी किया है, हमने सभी में वीडियो में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया है। कहते स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के राष्ट्रभाषा घोषित होते ही पर मुख्य भारतीय भाषा वैज्ञानिक और कुछ संस्थाओं का ध्यान देवनागरी लिपि में सुधार किए जाने की ओर गया। कहते हैं अगर हम इसको राष्ट्रीय भाषा घोषित करते हैं तो इसकी खामियों को भी दूर करना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक और संस्थाओं ने देवनागरी लिपि में सुधार करने के लिए हर संभव कोशिश किया। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में हिंदी को राज्य भाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि घोषित किया गया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी को राज्य भाषा और देवनागरी लिपि को जो है राज्य लिपि घोषित किया गया। आज हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, नवगठित राज्य उत्तरांचल की राज्य भाषा हिंदी एवं राज्य लिपि देवनागरिक रही है। तो ये देखा जाए तो धीरे धीरे इसका विस्तार और बढ़ता चला जा रहा है। हम हिंदी क्यों न बनाएं, क्योंकि हम हिंद राष्ट्र से हैं। जब आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया गया तो अन्य देशों में भी ऐसी ही समिति का गठन किया गया। देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने भी इंदौर कांग्रेस के अवसर पर काका कोलेकर की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति का गठन किया था। तो देखा जाए महात्मा गांधी भी हमारे देवनागरी लिपि से काफ़ी आकर्षित थे, और उन्होंने सुधार के लिए समिति का गठन भी किया, जिसमें लिपि में अनेक सुधार करने की सिफारिश रखी गई। परंतु इस बात का ध्यान रखा गया कि एक तो देवनागरी लिपि का मूल रूप न बिगड़ने पाए, और दूसरे इसकी विशेषता पूर्णता ही बनी रही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देवनागरी लिपि की जो है मूल रूप को हम अधिक छेड़छाड़ न करें, और उसको थोड़ा मोड़ा बदलाव करके जो है हम इसको एक बेहतर लिपि बना दें। इस बात के लिए महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण सिफारिश रखी, जो काफ़ी ज़रूरी था। देखा जाए तो देवनागरी लिपि में सुधार की आवश्यकता मुख्य 2 कारणों से रही। यानी देवनागरी लिपि में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है। तो इसका देखा जाए तो 2 कारण महत्वपूर्ण बनती है। पहले समय शक्ति और धन का अपव्यय किए बिना मुद्रण कला के नवीनतम साधनों का पूरा लाभ उठाया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण पहली बात थी कि हम अगर देवनागरी लिपि में सुधार करने की आवश्यकता इसलिए भी अनुभव हुई कि हम इसका जो है इसकी शक्ति और समय और धन का व्यय किए बिना ही मुद्रण कला को नवीनतम साधनों का पूरा लाभ हमें मिल सके, इसलिए हमने इसमें सुधार करने की आवश्यकता समझी।
और दूसरी बात ये आती है कि भारत के अन्य प्रादेशिक भाषाओं में लिपि संबंधी एकता लाने की दृष्टि से, ताकि लिपि एवं भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता लाई जा सके। अब देखिए, हम भारत में रहते हैं और यहाँ कई भाषा बोली जाती है। अगर हम ये बात बताएं कि सभी भाषा का जन्मदाता कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि है, तो शायद हम में भी भाईचारे की भावना बने रहे। क्योंकि आज देखिए, जहाँ धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, वहाँ पर भाषा के आधार पर भी लड़ाई होती है। तो सबको ये बात समझ में आना चाहिए, चाहे हम जो भी भाषा बोल रहे हों, जैसे भी भाषा बोल रहे हों, हम सब एक हैं। और ये सब भाषा देवनागरी लिपि से ही निकली है। कहते हैं आज हमारा बेशक धर्म बदल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो जड़ रही होगी वो एक ही रही होगी। और ये बात शायद नहीं समझ पा रहे हैं लोग। देखा जाए तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष एवं दक्षिण के जो है प्रसिद्ध विद्वान श्री अनंत शयनम अयंगर ने यह आशा प्रकट की थी कि देवनागरी लिपि में आवश्यक सुधार होने पर दक्षिण के द्रविड़ भाषा इसे हर्षश स्वीकार कर लेगी। और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण था कि इस लिपि को जो है सुधार का काफ़ी ज़रूरी थी। देवनागरी लिपि में अनेक सुधार लाने के सुझाव एवं प्रयत्न भी किए गए। देवनागरी लिपि में बहुत सुधार करने की कोशिश किए गए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की, जो अप्रैल 1962 में इस समिति को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने की। ये सरकार स्वीकार करते हुए 1968 में इन्हें लागू कर दिया भी गया। तो देखा जाए तो भारत सरकार ने भी देवनागरी लिपि में सुधार करने के लिए हर संभव कोशिश की और हर जगह जो है समिति की नियुक्ति भी की गई। अब देखा जाए इसमें कौन कौन सी सिफारिश जो है भारत सरकार के द्वारा सुधारने में की गई, चलिए देखते हैं उन बातों को जो भारत सरकार ने सुधारने की कोशिश की। देखा जाए तो इन सुधारों के अंतर्गत इन सिफारिशों के आधार पर देवनागरी लिपि में निम्नलिखित सुधार किए गए। पहला सुधार तो यही किया गया कि खारी पाई जाने वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। जैसे आप सब देख सकते हो, ख्याति, लगन, विध्यन, कच्चा, कुत्ता, शाह, उल्लेख, ये सब जो थे खारी पाई जाने वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप जो है खड़ी पाई को हटा कर ही बनाया जाना चाहिए। तो इस बात को उन्होंने सिफारिश किया। दूसरी बात उन्होंने सिफारिश ये किया कि क और फ को संयुक्त अक्षर इस प्रकार बनाए जाए, जैसे संयुक्त, जैसे आप देख सकते हो संयुक्त वर्ड बनाया गया, पक्का, दफ्तर। तो ये सारे शब्दों को जो है सुधार किया गया, जो भारतीय सरकार के द्वारा हुआ। देखा जाए उसके पश्चात जो है र, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह को संयुक्त अक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाएं, जैसे ब्रह्मण्य, लड्डू, बुढ़ा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्म, द्वारा आदि। तो ये शब्द जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो यहाँ पर सुधार करने की सिफारिश रखी गई। और भी बातों को सुधार किया गया, चलिए देखते हैं। उसके पश्चात देखें तो संयुक्त शब्द र के प्रचलित 3 रूप यथार्थ रहेंगे, यानी प्रकार, धर्म, राष्ट्र। जो र के शब्द है उनमें जो है काफ़ी इन्होंने सुधार किए और इसको जो है एज इट इज़ रखने की बात कही गई कि इनमें जो है कोई तरह के बदलाव नहीं होने चाहिए। प्रकार, धर्म और राष्ट्र। श्र का प्रचलित रूप ही मान्य रहेगा, इस बात का उन्होंने समर्थन किया और इसे श्र के रूप में नहीं लिखा जाएगा, यानी श पर जो है र की बिंदु जो बनाई गई है उस तरह से जो है ऋषि के लिए वर्ड नहीं यूज़ किए जाएंगे, श्री के लिए नहीं यूज़ किए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण सिफारिश यहाँ पर रखा गया कि शब्दों में अधिक हेरफेर न हो सके। इवन देखें तो त प्लस र के लिए जो है त्र और यानी त्र दोनों रूपों में किसी एक के प्रयोग जो है छूट रहेगी। यानी देखा जाए तो त्र और त पर अगर र ऐसे बना दिया जाए तो दोनों शब्दों के लिए आप कोई भी शब्द उपयोग कर सकते हो, तो इसमें जो है उन्होंने छूट दे दी। लेकिन उन्होंने 2 शब्द त प्लस र को एक त्र ही रूप दिया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार थी। एवं देखें तो हल यानी चिन्ह युक्त वर्णों से बनने वाले संयुक्त अक्षर को द्वंद्वित व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजनों के तत्काल रूप ही किया जाएगा और न कि पूरे युग से पूर्व। तो ये यथार्थ द्विविध काफ़ी महत्वपूर्ण थे, न कि द्वितीय, यानी बुद्धिमान न कि बुद्धिमान।
देखिए बुद्धिमान ना कि बुद्धिमान। अब दोनों शब्दों में आप हेर फेर देख सकते हो कि एक में जो है द पर लगाई गई है और एक द के नीचे ही ध लगाया गया है और यहाँ पर ध अलग है। तो ये सब चिन्हित वर्ड है जिसको उन्होंने कोई छेड़छाड़ न करके सही रूप बनाया। इवन देखें तो संस्कृति के संयुक्त अक्षर पुरानी शैली में ही लिखे जा सकेंगे, जैसे विद्वान, वृद्ध, द्वितीय, वृद्धि आदि। तो देखिए ये सारे शब्दों में कोई हेरफेर नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी का भी ये विचार था कि हम अधिक शब्दों में विचार छेड़छाड़ ना करके हम कुछ शब्दों को सुधार के करके जो है देवनागरी लिपि को और भी महत्वपूर्ण जो है हम बना सकते हैं, जो काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो हिंदी के विभिन्न चिन्ह या संज्ञा शब्दों से अलग करके, जैसे राम ने, तो राम को, राम के लिए आदि तथा सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखे जाएंगे, जैसे उसने, उसको, उससे, उस पर आदि। तो देखा जाए तो ये संज्ञा के शब्द है, जैसे ने, को, के, लिए, तो ये सब संज्ञा के शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम के शब्दों को मिलाकर लिखे जाएंगे, जैसे उसने, उसको, उससे, उस पर। किंतु सर्वनाम में यदि दो विभक्त चिन्ह हो तो पहला मिलाकर दूसरा अलग लिखा जाएगा, जैसे उसके लिए, उसमें से। तो देखा जाए तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही शब्दों को यहाँ पर मिला दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इवन हम देखें तो संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग अलग लिखे जाएं, जैसे पढ़ा, करता है, कर सकता है आदि। तो ये सारे शब्द बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इवन देखें तो हाइफन का प्रयोग स्पष्टता के लिए किया जाना चाहिए। हाइफन का जो उपयोग किया जा रहा था वो जो है स्पष्टता के लिए किया जाना चाहिए, जैसे द्वंद्व, समास के पद के बीच में, जैसे राम, लक्ष्मण, देख रेख, लेन देन आदि का, जैसे आदि से पूर्व तुम सा, राम जैसा, पृष्ठवतो। समासों में इसकी आवश्यकता नहीं है, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगा जल आदि। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए अगर हम आगे बात करें तो अवयव सदा अलग लिखे जाएंगे, जैसे आपके साथ, यहाँ तक, ये सारे शब्द अवयव है। अवयव को जो है हमेशा ही अलग लिखने की प्रावधान इसमें सुनिश्चित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार थे। देखा जाए तो अनुस्वर तथा अनुनासिक चिन्ह यानी चंद्र बिंदु का उपयोग ध्यान से किया जाना चाहिए, इस बात पे जोर दिया गया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार थे। कुछ विदेशी शब्द जो हिंदी में अपना लिए गए हैं जिसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जैसे कलम, किला, दाग आदि। इनमें हम कलम, किला और दाग लिखने की जरूरत नहीं है, किंतु उर्दू फारसी में आए शब्दों को नीचे बंदी लगानी जरूरी है, जैसे जहर, कहर। तो ये सारे शब्द जो है उर्दू से आ गए हैं। तो बहुत से शब्द जो है आज एक दूसरे से जो है घुल मिल गए हैं। तो आज हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हिंदी में जो देवनागरी लिपियों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या उर्दू में कर रहे हैं, किस शब्दों में किसका हेरफेर हुआ है। तो ये सारे सुधार करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात देखें हम तो हल चिन्ह का वही प्रयोग किया जाए जहाँ संस्कृति तत्सम शब्दों को लिखना हो, यानी हिंदी में जहाँ हल चिन्ह लुप्त हो चुका है वहाँ इसका प्रयोग न किया जाए, जैसे महान, विद्वान आदि। तो यहाँ पर हल चिन्हों का उपयोग जो है कम ही करना चाहिए, न के बराबर ही करना चाहिए। ये सब काफ़ी सुधार किया गया है जो काफ़ी महत्व रखता है। उसके पश्चात देखें तो पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का उपयोग किया जाए, ये भी महत्वपूर्ण बात थी। इवन विसर्ग के चिन्ह को ही कोलन यानी कोलन का उपयोग का चिन्ह मान लिया जाए। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण रखता है। इवन देखिए सरेखों का प्रयोग भी जारी रहेगा। तो ये सारी बातों का सुधार जो है देवनागरी लिपि में की गई, जो काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं समय के साथ सुधार करना ही महत्वपूर्ण रहता है और जो समय के साथ सुधार नहीं करता है वो आगे समय के साथ नहीं बना रह सकता। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, चाहते हो कि और भी इसी प्रकार आपको वीडियो मिलता रहे, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर यही नहीं थमेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी हर एक प्रॉब्लम का यहाँ पर सलूशन मिलेगा और ये तब मिलेगा जब आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का एक ही विचार है, शेयर इज़ केयर।
दूसरे बच्चों का केयर करना भी आपका फ़र्ज़ बन जाता है, क्योंकि मैंने तो अपना कार्य कर दिया, आपने अपना कार्य करना है। जितना हो सके इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाइए, जिससे ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंच सके, क्योंकि आप उस कक्षा में पढ़ते हो और आपके बहुत से मित्र जो होते हैं उसी कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने से उनको भी प्राप्त हो जाता है। कहते हैं दोस्तों, जो दूसरे की भलाई सोचता है वो अपना खुद का भलाई करता है, इसलिए जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आप आगे समझ सकोगे। देखिए, आपको सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल के जो है स्टोरेज भरेगा नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर हो जाएगा कि वीडियो प्राप्त होने से आपको सही नॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वही बातें करना पसंद करता हूँ जो आपके सिलेबस में होता है, जो सिलेबस के अंतर्गत। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।